नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805690652386089752386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे कि टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में किसे चुना गया। तो टाइम मैगजीन काफी पॉपुलर है, आप जानते हैं। प्रतिवर्ष किसी ऐसे व्यक्ति को, है ना, या एक से अधिक व्यक्ति को भी इसको नॉमिनेट किया जाता है पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में। ऐसा क्यों किया जाता है कि पिछले 12 महीने यानी 1 साल के दौरान उस व्यक्ति की वजह से ग्लोबल इवेंट्स में जो है, कह लीजिए उसकी वजह से ग्लोबल इवेंट्स प्रभावित हुए या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हुई जो उस व्यक्ति से संबंधित थी। ठीक, तो उसी क्रम में इस बार यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, चूँकि आपको पता ही है इनका युद्ध चल रहा है रशिया के साथ, तो चर्चा में बने रहे ये पूरे साल भर, इनको चुना गया है। ठीक, आगे देखें, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन, है ना, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट बनाया गया था भारत सरकार के द्वारा, यानी कि संसद के द्वारा 2003 में। ठीक, तो इसमें कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार किस आधार पर वार्षिक राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पार कर सकता है। तो इस एक्ट में बेसिकली जो फिस्कल डेफिसिट होता है ना, उसमें बताया गया है कि 3% तक जो है लिमिट है। तो 3% को पार करने की स्थिति भी इस एक्ट में बताई गई है, सेक्शन 4 में। थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा इसको। उसमें कंडीशंस दी गई हैं कि अगर कोई राष्ट्रीय आपदा है साल भर के दौरान तो ये डेफिसिट जो 3% का है हमारा, वो क्रॉस हो सकता है। ठीक है, कृषि का पतन हो जाए, संरचनात्मक कोई सुधार करना है इकोनॉमी में, इसके अलावा जो है कुछ जैसे वॉर वगैरह का भी शायद एग्जाम्पल, एक बार इसको देखिएगा। फिलहाल ये तीनों जो हैं ये हमारे इसके अंतर्गत आते हैं। अब है कि वायसराय लॉर्ड विलिंगडन के कार्यकाल के दौरान भारत में जो घटनाएं हुई उसका चयन करना है। तो देखिए, विलिंगडन का एज वायसराय आप टाइम पीरियड देखते हैं 1931 से 36 के बीच में। ठीक, तो इसमें भारत सरकार अधिनियम 1935 आया, 1900, तो ये 35 इसी के बीच का समय काल है, तो ये तो होगा ही। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन भी जो है 1934 के टाइम पीरियड में होता है। पूना पैक्ट भी जो है 1932 का है। तो तीनों तो हो गए, तीनों को चुनेंगे। आगे देखिए, सल्तनत काल में दस्तार बंदान जो है कौन होते थे, किनको कहा जाता था। तो उलेमा जो होते हैं, आप जानते हैं कि मुस्लिम सेक्रेड जो लॉज हैं, है ना, उनकी स्पेशल नॉलेज रखने वाले ऐसे लोगों को उलेमा के रूप में जाना जाता है। तो उसी क्रम में सल्तनत पीरियड जो आप दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड देखते हैं मुगल काल से पहले, यहाँ पे उलेमास के लिए दस्तार बंदान टर्म जो है ये यूज़ किया जाता था। ठीक, अब एबायोटिक फैक्टर्स को चुनना है इकोसिस्टम के, है ना, अजैविक। तो मिट्टी, पानी, जंगल की आग, वोल्केनो, ये सारे के सारे एबायोटिक में आते हैं। ठीक, बायोटिक वाले के एग्जाम्पल और एबायोटिक, इन दोनों को सारे को देख लीजिएगा, ये अक्सर चीज़ें पूछी जाती हैं। आगे है तोहफत उल मुवाहिदीन की पुस्तक है ना, इसको किसने लिखा था? तो राजा राम मोहन रॉय की पुस्तक है, इसको पब्लिश किया था इन्होंने 1803 में। ठीक, आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कितने देश जो है शामिल हैं। तो 2022 तक की इंफॉर्मेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी हैं कुल 190 सदस्य देश। और IMF के बारे में आप जानते ही होंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, दिसंबर 1945 में। ठीक, और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन DC। ठीक है, तो ये कम से कम ये जो बेसिक चीज़ें हैं इसको प्लीज़ ध्यान रखा करिए। और इसमें जो है अभी भारतीय ओरिजिन की जो फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हुई थी, उनका नाम भी ध्यान रखिएगा, गीता गोपीनाथ। और जो MD हैं इस समय वो कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। इलाहाबाद सुरखा एक जो GI टैग भी ग्रांट है, इसको क्या है, किस चीज़ की एक किस्म है? तो ये है अमरूद। अमरूद के लिए जाना भी जाता है प्रयागराज।
मैकेंजी नदी के बारे में गलत कथन को चुना है। ठीक है, तो ये बेसिकली कनाडा में आप देखेंगे ये नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जो है, अलास्का इधर जो यूएस का पार्ट है तो उधर ही बहती है ये, और इसी के ऊपर है ब्यूफोर्ट सागर। मैप में इसको देख लीजिएगा, इसमें जाकर के समाप्त होती है। तो दोनों कथन ठीक है, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। आगे है FRBM अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो अभी हमने स्टार्टिंग में ही देखा है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट बना था 2003 में। इसमें देखें वुड्स डिस्पैच की सिफारिशों के आधार पर 1857 में इनमें से किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो 1854 में ये चार्ल्स वुड ने एक डिस्पैच ऑन एजुकेशनल सिस्टम फॉर इंडिया, है ना, एक ये ड्राफ्ट तैयार किया था जिसमें इंडिया में एजुकेशन सिस्टम के संबंध में कई सारे रिकमेंडेशन की गई थी। तो उसी में लंदन यूनिवर्सिटी के मॉडल पे बेस जो 3 प्रेसिडेंसीज थी, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता, है ना, इनमें यहाँ पे विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। तो तीनों ही सही हो जाएंगे। इसमें से एक रेडियो एक्टिव तत्व को चुनना है ना, तो हो जाएगा ये एक्टीनियम। भारत की वरीयता तालिका में राज्य के राज्यपाल के ऊपर कौन आता है इन दिए हुए विकल्पों में से? तो देखिए जितने भी ऑफिशियल्स हैं, है ना, तो इनकी एक सूची है, आप इसको रेफर कीजिएगा। जैसे हम बताते हैं थोड़ा सा, सबसे फर्स्ट पोजीशन पे जो ऑफिशियल माने जाते हैं भारत के प्रेसिडेंट जो वर्तमान में होते हैं, सेकंड पे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, तो इसमें भी जाहिर सी बात है वही होंगे। थर्ड पे होते हैं प्राइम मिनिस्टर, चौथे पे होते हैं जो गवर्नर्स, ये स्टेट्स के गवर्नर हैं, है ना, वो होते हैं। पांचवें पे अगर जो कोई फॉर्मर प्रेसिडेंट है, जैसे वर्तमान में रामनाथ कोविंद जी हैं, ठीक है, तो ये हो जाएंगे फॉर्मर प्रेसिडेंट। 6 नंबर पे नहीं 6 से पहले एक 5A होता है ना, अगर कोई डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है वर्तमान में तो उनको इस सूची पे रखा जाएगा। 6ठे नंबर पे होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्तमान में, और स्पीकर ऑफ लोकसभा, है ना, ये दोनों सेम रैंकिंग पे होते हैं। 7वें नंबर पे होते हैं आपके ये कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है। तो ऐसे पूरी एक सूची होती है, इसको एक बार देखिएगा जरा। फिलहाल इसमें पहला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 इवेंट है, इनको क्रोनोलॉजी में लगाना है। यूपीपीएससी आयोग का काफ़ी फेवरेट एक फॉर्मेट होता है क्वेश्चन पूछने का, ये 3-4 इवेंट दे देंगे और उसका सीरियल नंबर आपसे पूछेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ जितने भी इवेंट्स हैं खास करके नेशनल मूवमेंट के, उनके ईयर आपको पता होने चाहिए, कब कौन सी घटना हुई है। तो मुस्लिम लीग का लाहौर संकल्प तथा पाकिस्तान के निर्माण का जो पहला इनका आह्वान है ये हुआ था 1940 में, ठीक। भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई 1942 में, और लॉर्ड वेवल के अंतर्गत शिमला कॉन्फ्रेंस जो हुई, ठीक है, ये हुई थी 1945 में, ठीक। तो ये क्रम सही हो जाएगा 1 2 3। प्रसिद्ध भारत माता पेंटिंग, हमने शायद इसके बारे में पहले बात की हुई है कि इसके पेंटर कौन थे, अवनींद्रनाथ टैगोर। तो वही आपसे वर्ष पूछा जा रहा है, किस वर्ष में इन्होंने इस पेंटिंग को बनाया था। ऐसे इंडिया के मैप को एक भारत माता की आकृति में प्रदर्शित किया था इन्होंने। तो ये वही पार्टीशन ऑफ बंगाल वाला जो ईयर है 1905, ठीक। भारतीय समाज में आदिवासियों को किस कारक ने हाशिए पर धकेल दिया है, ठीक है। तो जैसे अभी भी आप देखते हैं जो आदिवासी समाज है, ठीक है, ट्राइबल्स, ठीक, वो मेन स्ट्रीम के जो लोग हैं उनसे अलग ही है। तो 2 रीजन उसके यहाँ पे दिए हुए हैं। चूँकि ट्राइबल्स की अपनी जो एक उनके द्वारा माने जाने वाला कल्चर है ना, वो अद्वितीय है, यानी कि वो उनका, जैसे ट्राइबल्स में भी देखेंगे तो हर ट्राइब का अलग अलग कुछ ऐसा मान्यता होती है, उनकी संस्कृति होती है, ठीक है, और लोगों के द्वारा एकीकरण की कमी है ना। तो ऐसे कल्चर चूँकि अब आम मेन स्ट्रीम की जो डेवलप्ड एक सोसाइटी है वो उस चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर पाती है, तो इस वजह से उनका ट्राइबल्स का मेन स्ट्रीम सोसाइटी में इंटीग्रेशन नहीं हो पाता। तो एक ये रीज़न है ही है मेन, ठीक है। दूसरा है आदिवासी क्षेत्रों में व्यापारियों और साहूकारों का प्रवेश, ठीक है। तो एक ये भी है कि रिसोर्सेज के एक्सप्लोरेशन के लिए कह लीजिए, और जो साहूकार और व्यापारी हैं, जहाँ पे आदिवासी क्षेत्रों में ही चूँकि देखते हैं जंगल वगैरह में काफ़ी जो ऐसी अद्वितीय चीज़ें हैं, उसके प्राप्ति के लिए यहाँ पे इनका अनाधिकृत जो प्रवेश इधर बीच देखा गया। तो इस वजह से भी ये लोग अपने एरियाज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हीं एरियाज़ में रहा करते हैं ज़्यादातर। तो ये भी है कि मेन सोसाइटी से मार्जिनलाइज होने का एक ये भी कारण हो जाता है। तो दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। इसमें देखिए आम की मलिहाबादी
अब मलिहाबादी आम काफ़ी फेमस है, ठीक है। तो कौन सी वैरायटी अब आम जो है उसको जीआई टैग दिया गया है जो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो मलिहाबादी दशहरी आम जो है ना, उसकी यहाँ पे बात हो रही है, इसको जीआई टैग दिया गया है। और मलिहाबाद लखनऊ के संबंधित एक एरिया है। ये भी कई बार पूछा जाता है कि ये कहाँ से एसोसिएटेड स्थल है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए बायोस्फीयर रिजर्व की बात हो रही है, जैव आरक्षित क्षेत्र। तो विश्व का पहला बायो रिजर्व जो है किस वर्ष में स्थापित किया गया, ये बताना है। तो देखिए सबसे पहला स्टैब्लिश किया गया था 1979 में, ठीक है। सी विकल्प हमारा करेक्ट होगा। भारत का पहला अगर बायोस्फीयर रिजर्व आपसे पूछा जाए तो ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व था। इसको 1986 में स्टैब्लिश किया गया। वर्तमान में हमारे इंडिया में कुल बायोस्फीयर रिजर्व्स की संख्या कितनी है, 18, ठीक है। आप जरा हमें ये बताइए, ये 1979 में जो पहला था इसका नाम क्या है। इसमें देखें भारतीय उपमहाद्वीप में, है ना, ये होना चाहिए था। पहला उद्यान मकबरा कौन सा था, तो ऐसा एक टॉम्ब बनाया गया जो गार्डन्स के बीच में एक तरीके से स्थित था और इस प्रकार के आर्किटेक्चर पे बनने वाला। तो ये हुमायूं का मकबरा है जो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। अराउंड 1570 AD में ये कमीशन किया गया था। और इसके जो चीफ आर्किटेक्ट का भी नाम कई बार पूछा गया है, पर्शियन था एक जो है मिर्ज़ा गियास, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। भारत में रिमोट सेंसिंग के जनक कौन थे, ठीक है। तो देखिए इसमें मेट्रोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में रिमोट सेंसिंग के बारे में आपने सुना होगा। और जैसे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स भी होती हैं। तो क्या होती है रिमोट सेंसिंग, इसमें मतलब बेसिक्स अगर हम समझें तो एक प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी कह लीजिए एरिया, पर्टिकुलर एरिया की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसको मॉनिटर किया जाता है रिफ्लेक्टेड रेडिएशन के थ्रू, है ना। तो इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने वाले जो जनक माने जाते हैं भारत में, उनका नाम है रामा पिशरोटी। विकल्प ए में जो लिखे हुए हैं ये करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा इसी रेफरेंस में कि इंडिया का जो ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, इसमें पुणे में है। 1962 में भी उसको इस्टेब्लिश करने वाले कौन थे, यही थे, ठीक। एक पुस्तक लिखी गई थी 7वीं और 8वीं सेंचुरी के आसपास के हिस्ट्री की, चचनामा, ठीक। तो इसमें किसके विजय का उल्लेख है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा फतेहनामा सिंध भी कई बार इस पुस्तक को कहा जाता है, जिसमें इस टाइम पे देखेंगे तो अरबियों के द्वारा जो इधर सिंध के रीजन में अटैक्स किए गए, है ना, तो इनके ही उस विजय की जो कह लीजिए कहानियां हैं, स्टोरीज हैं, इसको इसमें लिखा गया है। इसमें है कि किस क्षेत्र का प्राचीन नाम कामरूप था, है ना। तो वर्तमान का जो असम है ये करेक्ट हो जाएगा। पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था, ठीक है। तो ये तो पहले भी हमने कई बार बात की हुई है। फाउंडर और पहला शासक कौन होगा, गोपाल। अब है कि तालिकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था। तो विजयनगर में देखेंगे तो तुलुव जो थे ये तीसरे हिंदू डायनेस्टी शासक हुए यहाँ पे। तो इनके मध्य और जो ये थी कंबाइंड आर्मीज थी इनकी, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, ठीक है, ये दक्कन के रीजन के, ठीक, इनके मध्य का ये तालिकोटा का युद्ध है। इसमें देखें शिशुपाल इनमें से किस महाजनपद का शासक था। तो महाजनपद टाइम पीरियड में आप जानते हैं कुल 16 महाजनपद हुए, जिसमें वर्तमान का जो जयपुर का रीजन है यहाँ से संबंधित था ये चेदी, इसकी कैपिटल थी शुक्तिमती, ठीक, उसका शासक था ये। अब है कि 1870 में जो इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन इस्टेब्लिश किया गया, इसके संस्थापक कौन थे। तो केशव चंद्र सेन के द्वारा इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी अक्टूबर 1870 में। और मुख्य रूप से जो ब्राह्मो समाज था बेसिकली, तो ब्राह्मो समाज का जो कह लीजिए सेकुलर साइड था उसको रिप्रेजेंट करता था इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। और बहुत से ऐसे लोग जो ब्राह्मो समाज से संबंधित नहीं थे, है ना, वो इंक्लूडेड थे इसमें इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। इसमें 2 स्टेटमेंट है, देखते हैं। ओडिशा में भारत में सतत तटीय प्रबंधन पर पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया, तो सितंबर 2022 में, है ना, ये किया गया था। जो है हमारा कोस्टल मैनेजमेंट के लिए एक सस्टेनेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी नेशनल लेवल की, पहली ओडिशा में हुई थी, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट भी है ये, ठीक है। दूसरा है कि भारत के सबसे लंबे रबर बांध, है ना, एक रबर डैम बनाया गया है एक तरीके का फल्गु नदी पे, जिसका नाम है गया जी बांध। तो गया है बिहार में, झारखंड लिखा है ना, ये गलत हो जाएगा। इसको भी सितंबर में इनॉग्रेट किया गया था जो बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी उनके द्वारा।
तो सिर्फ पहला सही है। अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2022 में एक ये अभियान जारी किया है, उसी के बारे में है कि किस वर्ष तक पूरे अफ्रीका में बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की जो बीमारी होती है जिसमें मुख्य रूप से ब्रेन आपका प्रभावित होता है, ठीक है। तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस बीमारी के लिए एक टीकाकरण का ड्राइव स्टार्ट किया इन्होंने, जिसमें लगभग 1.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर का एक प्रोग्राम है, इसको शुरू किया और ये कब तक पूरा कर लिया जाएगा। तो ईयर है ये जो है हमारा वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वाला 2030। आगे देखिए 1962 में गठित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के चेयरमैन कौन थे। तो भारत के स्पेस प्रोग्राम को स्टार्ट करने के दिशा में होमी जहांगीर भाभा के द्वारा एक ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी 1962 में, ये वर्ष ध्यान रखिएगा, विक्रम साराभाई जी की अध्यक्षता में। और आगे चल करके इन्हीं सब इवेंट्स के बाद इसरो की स्थापना होती है। आगे है पेरू और किस देश के बीच टिटिकाका झील जो है स्थित है। तो ये आपका जो है इधर है ना बोलीविया और पेरू के मध्य, ठीक है। बोलीविया जो है आपका ईस्ट में पड़ता है और ये पेरू वेस्ट में। मैप में एक बार देख लीजिएगा इसको। इसमें है कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था। तो वर्तमान जो ये बिहार का रीजन है यहाँ पे देखते हैं वज्जी महाजनपद था, ठीक। वैशाली जो कैपिटल थी, ठीक है। तो ये माना जाता है 8 राज्यों का एक संघ। आगे है हैदराबाद स्थित नवरत्न खनन कंपनी, माइनिंग की एक कंपनी है NMDC, ठीक है। तो इस PSU ने किस एथलीट को भी हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो जो है कंपनी का नाम ध्यान रखिएगा, हमारी जो ये बॉक्सर है निखत जरीन, इनको अपॉइंट किया गया है। 17 से 18 अप्रैल 2023 को आयोजित होने वाली G20 के स्पेस 20 कार्यक्रम की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा। तो देखिए हमने कई सारे, चूँकि G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया की है इस बार, और कई सारे इवेंट हमने स्टार्टिंग से देख रहे हैं जब से ये रेसिडेंसी मिली है, कई सारी मीटिंग्स हो रही हैं लगातार अलग अलग जगहों पे। तो ये देखते चलिएगा, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है क्योंकि सब कुछ इंपॉर्टेंट है ना, G20 एज अ होल। तो जब तक फाइनल मीटिंग नहीं होती तब तक के इवेंट्स पे नज़र रखें। और उसी क्रम में स्पेस एक्सप्लोरेशन या स्पेस एक्टिविटीज़ की दिशा में स्पेस 20 इवेंट हो रहा है आपका शिलोंग में, ठीक है, मेघालय। देश के सभी जिलों में डिस्ट्रिक्ट आउटरीच प्रोग्राम जिसका नाम है निधि आपके निकट 2.0, ये प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया अभी हाल ही में। तो स्पेशली पेंशन और इस तरह की एक्टिविटीज़ से रिलेटेड ग्रीवेंसेस के लिए एक प्रकार की अदालत है ये, है ना। तो जिसमें EPFO संस्थान जो है ना, इनका एक प्रोग्राम है निधि आपके निकट, जिसमें प्रत्येक महीने की 27 तारीख को जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं देश में वहाँ पे, है ना, इनकी एक तरीके से टीम इस प्रोग्राम को मतलब ऑर्गेनाइज करेगी और जिसमें इन सब ग्रीवेंसेस को एड्रेस किया जाएगा, ठीक है। विकल्प A को चुनेंगे हम। एक यहीं पे साथ के साथ आपको जानकारी देते चलें, हाल ही में UPSC ने EPFO का नोटिफिकेशन जारी किया है एग्जाम कंडक्ट करने के लिए, ठीक है। और इसमें ऑफिसर्स के लिए रिक्रूटमेंट होता है, आप हो सकता है जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, एज सून एज पॉसिबल अपने फॉर्म को फिल करें। और इसके लिए हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म आपके लिए एक पेड कोर्स भी लॉन्च करने जा रहा है बहुत ही जल्दी, जिसमें आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए उसको ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही नॉमिनल फीसेस पे, ठीक है। तो इसके लिए बने रहे हमारे साथ और प्रोग्राम को जब भी ये स्टार्ट होता है आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें देखिए चीन के बाद कौन सा देश शीर्ष सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में Trade+1, है ना, T+1 निपटान चक्र शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है, ठीक है। तो इसको ऐसे समझते हैं, Trade+1 जो इनिशिएटिव है, सेटलमेंट साइकिल क्या होता है कि जो लोग शेयर मार्केट की जानकारी रखते हैं, जैसे आपको तो खैर इतना नहीं पता होगा, बट जैसे जो लोग ट्रेड वगैरह करते हैं शेयर मार्केट में, तो होता क्या है कि जैसे आपने मान लीजिए सोमवार को कोई शेयर खरीदा, 10 शेयर खरीद लिए मान लीजिए, ठीक है। तो होता क्या है कि वो आपके जो डीमैट अकाउंट होता है, डीमैट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट जिसमें आप शेयर्स की खरीद फरोख्त करते हैं, उसका पूरा ट्रांजैक्शन इसमें जो है दर्ज किया जाता है। लेकिन जो शेयर आपने खरीदे वो सेम डे इसमें आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता था, नेक्स्ट डे होता था, ठीक है। जैसे सोमवार को खरीदा तो मंगलवार को होगा। तो यहाँ पे ये वही सेटलमेंट प्लान एक होता है Trade+1, जिसमें सेम डे आपके ट्रांजैक्शन जो ये शेयर्स के हैं वो किए जाएंगे। तो अभी तक ये सिस्टम जो है चाइना के पास, मतलब चाइना ने ऐसा किया हुआ था, तो अभी जो है रिसेंटली अनाउंस किया गया है कि लगभग स्टार्टिंग में 256 जो बड़े हमारे ये कंपनीज लिस्टेड हैं, ठीक है, वो इस प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट कर रहे हैं इंडिया में, ठीक है। तो इंडिया दूसरा ऐसा देश बन जाएगा जो T+1 ये सेटलमेंट साइकिल अडॉप्ट कर रहा है,
ठीक, सी विकल्प को चुनेंगे और यहाँ पे इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्लीज़ उसको हमें आंसर कीजिए कमेंट के माध्यम से। हम फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।